Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the thyroid gland. तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम देख रहे हैं। तो हम स्टेप वाइज हर एक ग्लैंड के बारे में करेंगे इसमें। ओके, तो इसके पहले जो हमने बात करी हाइपोथैलेमस के बारे में बात करी, पिट्यूटरी के बारे में बात करी। अब इसके बाद हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फेरिंग्स। और फेरिंग्स किस चीज का बना होता है? और फेरिंग्स के जो बेस ऑफ फेरिंग्स होता है वहां पे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड भी होती हैं और पैरा थायराइड ग्लैंड भी होती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे हम शॉर्ट में पीटीएच भी कहते हैं। इसके पास क्या होते हैं? दो मेन लोब होते हैं जस्ट अबव द ट्रैकिया। ये जो हमारा ट्रैकिया होता है इसी के जस्ट अबव क्या होता है? एक थायराइड ग्लैंड होती है, और उसी पे दो लोब्स होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के। ओके, तो हम देखेंगे कि ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है फॉलिकुलर होती है या फॉलिकल्स की बनी होती है। ओके, सर्कुलर फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकुलर सेल सराउंडिंग द एंट्रल मास नोन एज द कोलॉइड। या प्रोटेनेसियस बॉडीज होती हैं जिसे हम कोलॉइड कहते हैं। ये क्या करती हैं? सराउंड करती हैं। जो थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल होते हैं उनको सराउंड करती हैं ये। और ये येलो जेली लाइक फ्लूइड होता है। ओके, कोलॉइड। फिर पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो लाई करती हैं आउटसाइड द फॉलिकल। जो आउटसाइड द फॉलिकल का जो लेयर होता है वो किस चीज का बना होता है? पैरा फॉलिकुलर सेल का बना होता है। और ये सेल सिक्रीट करती हैं क्या? कैल्सीटोनिन। तो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये कहाँ सिक्रीट होता है? पैरा फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है। ओके, अब हम बात कर लेंगे थोड़ा आयोडीन के बारे में, क्योंकि जब भी हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे आयोडीन का ही आ जाता है मेन। तो इसका थायराइड जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? मेन जो इसका वर्क होता है आयोडीन के लेवल को मेंटेन रखना चाहिए इसको। ये मेंटेन करता है, ये कह सकते हैं। तो अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन इंटर्स द बॉडी विया द जीआई ट्रैक्ट एज आयोडाइड। जब हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है उसमें थायराइड जो आयोडीन होता है वो इंटर करता है एज अ आयोडाइड। आयोडाइड की तरह, आयोडाइड आयन की तरह क्या करता है? इंटर करता है। उसके बाद क्या होता है? इसका ब्लड में सर्कुलेशन करता है। जस्ट आफ्टर देन सर्कुलेट इन द ब्लड वेयर इट ट्रांसपोर्टेड टू द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द फॉलिकुलर सेल इन द थायराइड। तो उसके बाद क्या होता है? थायराइड कहाँ जाती है? जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है थायराइड की, थायराइड के फॉलिकल की, वहां पर जाके ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ द आयोडाइड इन द सेल्स इज अबव, लगभग 25% ज्यादा कंसंट्रेशन होती है ऑफ द मतलब आयोडाइड की इन द ब्लड। जो आयोडाइड होता है लगभग 25 गुना ज्यादा होता है ब्लड में। बट इट इज टेकन अप इनटू द फॉलिकुलर सेल्स बाय स्पेसिफिक निस आयोडाइड पंप। ये किससे एब्जॉर्ब किए जाते हैं? निस आयोडाइड पंप के द्वारा बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं फॉलिकुलर सेल में। ओके, आयोडाइड हैज अ नेगेटिव चार्ज। आयोडाइड के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। देयरफॉर इट अपटेक क्रिएट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वेयर बाय द फर्दर iodide uptake is repelled by the negative charge of the intracellular fluid. The pump therefore require energy to transport iodide from the blood into the cell, which is obtained by the coupling the transport with the Na transport. यहाँ पे क्या होते हैं? सोडियम ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि जिसके द्वारा ये जो आयोडाइड होता है ये जो उनकी थायराइड की सेल होती है उसमें ट्रांसपोर्ट करी जाती है। तो यहाँ पे सोडियम ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, फिर यहाँ पे कई सारी सेल्स होती हैं जैसे थायरोट्रोपिन जो सेल होती हैं वो सिक्रीट करती हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, या टीएसएच को सिक्रीट करती हैं। और टीएसएच कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से सिक्रीट होता है, जिसे हम
क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ओके। और टीएसएच क्या करता है, रेगुलेट्स, टीएसएच रेगुलेट इट दिस अपटेक। देयर आर स्पेसिफिक टीएसएच रिसेप्टर ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द फॉलिकुलर सेल। और जो थायराइड की जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं, टीएसएच के रिसेप्टर होते हैं। टीएसएच वहां जाएगा तो वो उसको बाइंड कर लेगा। आगे देखते हैं, पेंड्रिन आयोडाइड पंप। जो पेंड्रिन आयोडाइड पंप होते हैं ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द पंप द आयोडाइड फ्रॉम अ फॉलिकुलर सेल इनटू द कोलॉइड। और टीएसएच क्या करता है, टीएसएच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द पेंड्रिन पंप टू। तो जो पेंड्रिन पंप होता है टीएसएच उसको भी रेगुलेट करता है। हम थोड़ा बात कर लेते हैं टीएसएच के बारे में, जो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर टीएसएच की बात करें तो टीएसएच क्या होता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। जो थायरोग्लोबुलिन होता है उसको, उसकी सिंथेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और थायरोग्लोबुलिन से क्या होगा, दिस इज स्पेसिफिक टू फॉलिकुलर सेल। थायरोग्लोबुलिन देन मूव थ्रू द एपिकल मेम्ब्रेन इनटू द कोलॉइड। जो कोलॉइड होता है, जो हमने येलो फ्लूइड फ्लूइड के बारे में बात करी थी, वहाँ क्या कर जाती है, टीजी मूव कर जाती हैं या थायरोग्लोबुलिन मूव कर जाती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, जो टीजी होती है या थायरोग्लोबुलिन जो होती है वो किसको स्टिमुलेट करती हैं, थायराइडिल पेरोक्सीडेज को। तो थायराइडिल पेरोक्सीडेज को जब ये क्या करेंगे, पेरोक्सीडेज को स्टिमुलेट करेंगी, तब वहां से क्या होगा, transmembrane enzyme which work in the conjunction with the hydrogen peroxide to convert आयोडीन को किसमें कर, आयोडीन को कन्वर्ट करेगा रिएक्टिव आयोडीन में। ओके। तो आयोडीन को रिएक्टिव आयोडीन में कौन करेगा, थायराइडिल पेरोक्सीडेज। ओके। और ये जो प्रोसेस होगी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन कहते हैं इसको। फिर थायरोग्लोबुलिन के बारे में बात करते हैं। थायरोग्लोबुलिन क्या होती है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है इसमें। इसमें कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे टायरोसिन हो गया। तो टायरोसिन के पास का नोन एज टायरोसिल रेजिड्यूज होते हैं यहाँ। रिएक्टिव आयोडीन इनकॉर्पोरेट इनटू द टायरोसिल रेजिड्यू। टायरोसिल जो रेजिड्यू होते हैं वो रिएक्टिव आयोडीन उससे जाके इनकॉर्पोरेट हो जाती है। एंड दिस स्टिमुलेट द DI DI आयोडिल टायरोसिल या DIT एंड मोनो आयोडिल टायरोसिल या DIT एंड MIT प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। थायराइडिल पेरोक्सीडेज क्या होता है ये देख लेते हैं। एंजाइम विच कैटालाइजेस द कपलिंग ऑफ DIT एंड द MIT। ये थायराइडिल पेरोक्सीडेज क्या करता है, ऐसे एंजाइम, ऐसा एक एंजाइम है जो क्या करता है, कैटालाइज करता है, कैटालिसिस करता है किसकी, कपलिंग का DIT एंड MIT के, बाई अल्टरिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर अमीनो एसिड चेन। और उसके अमीनो एसिड में चेंज ला देता है, इसीलिए क्या हो जाती है, DIT और MIT की कपलिंग हो जाती है। अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ कई सारे प्रोडक्ट सिक्रीट होते हैं पराक्सीड थायराइडिल पराक्सीडेज को द्वारा। तो यहाँ 3,5,5,3,5,5 ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसे हम T3 कहते हैं। ओके। उसके बाद एक और सिक्रीट होता है जिसे हम 3,5,3,5 टेट्रा आइडोथायरोनिन या T4 कहते हैं। ठीक। तो थायरॉक्सिन के यही तो मेन है, जैसे हम थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं तो वहाँ क्या होता है, T3 T4 की पैथोलॉजी करी जाती है, जांच करी जाती है। ओके। अब देखिए कि देयर आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच आर स्टोर इन द कोलॉइड अटैच टू द टीजी। T4 इज आल्सो नोन एज द थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन को हम ही क्या कहते हैं, T4 कहते हैं। ओके। अदर और भी इसके कई सारे रोल होते हैं टीएसएच के। ये क्या करता है, स्टिमुलेट, टीएसएच स्टिमुलेट द माइग्रेशन ऑफ द लाइसोसोम टू द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द फॉलिकुलर सेल। ये क्या कर देता है कि लाइसोसोम का माइग्रेशन करता है, कहाँ से, जो एपिकल मेम्ब्रेन होती है फॉलिकुलर सेल की वहां पर। ओके। T3 and T4 are taken up from the colloid into the cell by the endocytosis। अब यहाँ पे क्या होगी, जो T3 and T4 एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे by the endocytosis। T3 and T4 then fuse with the
लाइसोसोम, उसके बाद क्या करेंगे, लाइसोसोम से फ्यूज कर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, दिस ब्रेक डाउन टीजी थायरोग्लोबुलिन को ब्रेक डाउन कर देंगे और किसमें करेंगे, अमीनो एसिड में, और वहां पे क्या होगा कि आयोडीन का रिलीज हो जाएगा। Releases T3 and T4 which are then expelled into the bloodstream। और उसके बाद यहाँ से जो थायरोग्लोबुलिन सेल ने जो सिक्रीशन करी है T3 एंड T4 के, उसके बाद ये एक्सपेल कर दिए जाएंगे कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। ओके, अब हम थोड़ा और देख लेते हैं कि आइडोथायरोनिन क्या होते हैं। तो आइडोथायरोनिन क्या होते हैं, यहाँ हम दो चीजों के बारे में बात करें, एक T3 एक T4 के बारे में। ओके, तो एक क्या होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन होता है, एक टेट्रा आइडोथायरोनिन होता है। ये क्या करे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाए, मोस्टली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन से क्या कर देंगे, बाउंड कर जाएंगे। प्लाज्मा प्रोटीन कंपोनेंट एक्ट एज द स्टोर ऑफ द थायरोनिन्स, और जो प्लाज्मा प्रोटीन के जो कंपोनेंट होते हैं वहां पे क्या होता है, T3 एंड T4 का स्टोरेज होता है। ओके, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, वो क्या होता है, रीच्ड बिटवीन द फ्री हार्मोन एंड प्रोटीन बाउंड हार्मोन लेवल विद इन द ब्लड। अनबाउंड हार्मोन आर बायोएक्टिव, जो अनबाउंड हार्मोन्स होते हैं वो बायोएक्टिव होते हैं, एंड बट ओनली 0.05% ऑफ T3 T4 एंड 0.5% ऑफ T3 एग्जिस्ट एज अ अनबाउंड हार्मोन्स। तो लगभग 0.05% T4 और 0.5% ऑफ जो ये T3 होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं अनबाउंड लेवल पे, ये एकदम फ्री होते हैं। ओके, अब प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन पर सबसे जो मेन होता है TBG कहते हैं, जिसे थायरोनिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं। थायरोनिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर द T3 एंड T4 के लिए। इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कैपेसिटी लो होती है, और लगभग 70% T4 में होते हैं एंड 80% T3 एग्जिस्ट इन द बाइंड टू दिस प्रोटीन। लगभग T3 जो T4 होता है लगभग 70% TBG से बाइंड करे रहता है, जो T4 होता है वो लगभग 80% बाउंड करे रहता है। अब यहाँ बात करेंगे एल्बुमिन प्रोटीन की। ये सभी से क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, एल्बुमिन क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, इसकी एफिनिटी कम होती है लेकिन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो लगभग 20% T4 एल्बुमिन से बाइंड करे रहता है, लगभग 10% जो T3 होता है वो एल्बुमिन से बाइंड होता है। ओके, अब हम बात करेंगे प्री एल्बुमिन की। ये इसे हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांस थायरेटिन, यह इसे ट्रांस थायरेटिन भी कह सकते हैं। प्री एल्बुमिन को लगभग इस ये क्या होती है, T4 से बाइंड होती है 10% एंड T3 से भी 10% बाउंड होती है। ओके, अब देखो हम बात करेंगे कि लेटेंट पीरियड या हाफ लाइफ। अगर बात करें तो हाफ लाइफ क्या होती है, लेटेंट पीरियड देखें तो जो T3 एंड T4 हैव वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड बिफोर द इफेक्ट। इफेक्ट के पहले बहुत ज़्यादा वो होता है, इनका लेटेंट पीरियड होता है। T3 का जो होता है लगभग 12 आवर्स होता है, T4 का लगभग 72 आवर्स होता है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ जो T3 की होती है वो दो दिन होती है, और T4 की लगभग 7 to 9 डेज होती है। ओके, अब थायरोक्सिन की बात करें या डी आयोडोनेशन ऑफ द T4 या थायरोक्सिन की बात करें तो यहाँ पे डी आयोडोनेशन कैसे होता है। T4 इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो T4 होता है वो मेन प्रोडक्ट किसका होता है, थायराइड ग्लैंड का। इन द टारगेट टिश्यू इट इज मोस्टली डीआयोडोनेटेड टू मूव बायोएक्टिव T3। ये क्या होते हैं, लगभग मोस्टली क्या हो जाते हैं, डीआयोडोनेटेड हो जाते हैं टू मोर बायोएक्टिव T3 में। इट कैन आल्सो बी डीआयोडोनेटेड इन द डिफरेंट पोजीशन टू द बायोलॉजिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल नोन एज द रिवर्स T3। और यहाँ क्या हो जाते हैं, ये डीआयोडोनेट होके क्या बना लेते हैं, R T3, जिसे हम रिवर्स T3 कहते हैं। ओके, अब मेन एक्शन आप अगर देखें आइडोथायरोनिन का मेन एक्शन देखें तो ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं BMR को, जिसे हम बसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ओके,
दूसरा काम क्या है इनका, इंक्रीज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और भी ये कई तरह के प्रोटीनेशियस इसका कोई वर्क होता है, जैसे टैकीकार्डिया हो गया या ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, लाइपोलाइसिस हो गया, उसमें भी वर्क करते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि इंटरेक्शन विद द अदर एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे एस्ट्रोजन के भी साथ ये इंटरेक्शन होता है आइटोथायरोनिन का। ओके, इफेक्ट आप सीएनएस की देखें तो नॉर्मल मेंटेशन होता है, माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन का क्या करवा देता है, माइलिनेशन करवा देता है। ओके, इंक्रीज विटामिन ए एंड रेटिनल सिंथेसिस, जो इंक्रीज विटामिन ए का सिंथेसिस और रेटिनल का सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। तो ये हमने बात कर ली थायराइड हार्मोन के बारे में या थायराइड ग्लैंड के बारे में, जिसके दो मेन हार्मोन के बारे में हमने बात करी, T3 एंड T4 के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।